हेलो दोस्तों, दिस साइड अभय। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 4 की, जो है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। दोस्तों, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हो, यहाँ क्लियर मेंशन किया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन को, जो कि कुछ पाकिस्तान का पार्ट कवर करती है और कुछ इंडिया का करंट मैप में। दोस्तों, कोई भी सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में, वो किसी न किसी नदी के बैंक पे ही वो सिटीज़ डेवलप हुई है, वो सिविलाइज हुई है। चाहे बात हो हड़प्पन सिविलाइजेशन की या फिर बात हो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्य होना। इसका मतलब किसी चीज़ को देखना, समझना, सीखना और कोई काम अच्छे ढंग से करना, सही ढंग से करना। दोस्तों, अगर हम बात करें इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो यहाँ कुछ हमारी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो कि क्लियर मैप में मेंशन की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। इंडिया से अलग होकर ये पाकिस्तान बना, तो कुछ पोर्शन पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, तो वहीं कुछ पोर्शन इंडिया में देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ रोपण की, तो वो पंजाब में सिचुएटेड है। बात करता हूँ राखीगढ़ी की, तो वो हरियाणा में सिचुएटेड है। वहीं बनावली और कालीबंगा राजस्थान में सिचुएटेड है। धोलावीरा, लोथल और नागेश्वर गुजरात में सिचुएटेड है। अब हम बात करते हैं कुछ और साइट की जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है, जैसे कि हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, कोट डीजी। तो दोस्तों, इस तरह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें काफ़ी अलग अलग साइट देखने को मिलती है, जो कुछ इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ये इंडस रिवर पे ही डेवलप हुई थी। तो दोस्तों, इसमें कॉपर और टिन के टूल्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो जब कॉपर और टिन को हम मिला के बनाते हैं, अलॉय बनाते हैं, तो उससे ब्रॉन्ज बनता है। ब्रॉन्ज डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में यूज़ होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीरियड था, इसको हम ब्रॉन्ज एज भी बोल सकते हैं, जो कि आज से 4700 साल पहले की बात करता है। दोस्तों, हम स्टोरी पढ़ते हैं हड़प्पा की। आज से 150 साल पहले की बात है, जब पंजाब में, दोस्तों जैसे कि इंडिया के अंदर पंजाब स्टेट है, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रोविंस ही है। तो वहाँ पे रेलवे लाइन बनाई जा रही थी। तो जो कुछ इंजीनियर्स थे, उनका ध्यान वहाँ की ओल्ड बिल्डिंग्स पे गया जब रेलवे लाइन बनाई जा रही थी। तो इंजीनियर्स ने वहाँ जो भी ओल्ड बिल्डिंग्स थी, उनकी ईंटों को रेलवे लाइन बनाने में यूज़ किया। ये जो ब्रिक्स थी, काफ़ी रिच सोर्स था ये, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में मिली थी वहाँ से और अच्छी क्वालिटी की थी। बेक्ड ब्रिक्स थी ये, यानी ये पकी हुई ईंटें थी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा साइट की डिस्कवरी हुई कब? तो ये 1920 में हुई। दयाराम साहनी जी ने इसको डिस्कवर किया था। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सिटीज़ के बारे में। यहाँ हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, सुतकाको, लोथल, धोलावीरा, सुरकाताड़ा, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हड़प्पा की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे सिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके बनाया हुआ था। यहाँ पे बर्न ब्रिक्स का यूज़ किया गया था, जिसमें जब भी कोई वाल बनाते थे, तो उसमें इंटरलॉकिंग पैटर्न का यूज़ करके बनाई जाती थी वो वाल। इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी मॉर्टल का यूज़ नहीं किया जाता था। जैसे कि आजकल हम जब घर बनाते हैं, तो ईंटों के साथ हम सीमेंट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन उस वक्त में सिर्फ हम ईंटों का ही यूज़ करते थे, और ईंटों का इतने बेहतरीन तरीके से यूज़ करते थे कि वो एक दूसरे के साथ विदाउट सीमेंट लॉक रहती थी और उसको गिराना नामुमकिन था। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो दोस्तों, यहाँ पे एक स्पेशल टैंक मिला है, जिसको हम ग्रेट बाथ के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फ्लोर है, वो ब्रिक्स और प्लास्टर से मिलके बनाया गया है। वहीं पर ही
इसके आमने सामने दोनों तरफ से स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं तालाब में उतरने के लिए। आपको फोटो में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वहीं पर ही बात करते हैं कि इस ग्रेट पाथ के चारों तरफ बहुत छोटे छोटे कमरे देखने को मिलते हैं। तो इन कमरों के अंदर वेल्स थे, यानी कुएं थे, जिससे लोग जब भी कोई एक स्पेशल ओकेशन होती थी, ऐसा कोई पर्व या त्यौहार होता था, तो तब लोग जाते थे और वहाँ से इन कमरों के अंदर जो वेल्स थे, कुएं थे, वहाँ से पानी भर भर के लाते थे और इस तालाब को पूरा भर देते थे। और जब वो स्पेशल ओकेशन हो जाती थी, सेलिब्रेशन हो जाता था, उसके बाद उस पानी को ड्रेन भी कर देते थे। इसके बॉटम में ही एक ड्रेनेज सिस्टम भी था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि ईस्ट साइड में, जैसे कि हड़प्पा है, तो हड़प्पा के ईस्ट साइड में दोस्तों जो भी ये साइट होती थी, इनके ईस्ट की तरफ एक कॉमन पीपल रहते थे। और ये जो एरिया होता था, ये ज़्यादा एरिया होता था और इसको नॉन सिटिडल बोलते थे, क्योंकि ये लोअर टाउन होते थे। वहीं पर ही जो ऊंचाई पे टाउन होते थे, हायर टाउन होते थे, उसको हम सिटिडल बोलते थे। ये हमेशा वेस्ट साइड पे सिचुएटेड रहते थे और यहाँ पे रूलर लोग रहते थे। इस तरीके से सिटीज़ दो पार्ट में डिवाइड थी, एक कॉमन पीपल के लिए, दूसरी रूलर के लिए। दोस्तों बात करते हैं हम हड़प्पा की, तो वहाँ ग्रेट ग्रीनरी देखने को मिला है, जो कि सिटिडल पे सिचुएटेड था। यहाँ एक वेल प्लेन्ड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें घरों के साथ साथ सड़क और नालियाँ भी थी। नालियों में जो स्लोप था वो काफ़ी जेंटल था, जिसकी वजह से पानी का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ था। घरों के ठीक बाहर नालियाँ होती थी, जिससे घरों का पानी नाली में जाता था और वो ड्रेनेज के थ्रू एक आगे मेन ड्रेनेज सिस्टम था, वहाँ पे जाके मिल जाता था। यहाँ घर एक या दो स्टोरी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जैसे एंट्री होती थी तो एक कोर्टयार्ड होता था, यानी कि आंगन होता था, खुला एरिया, और उस आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। कुछ कमरों में, मतलब कुछ घरों में वेल भी देखने को मिले हैं, कुएं भी देखने को मिले हैं, और कुछ घरों में बाथरूम भी देखने को मिले हैं, और कहीं कहीं दोनों ही चीज़ मिली है, वेल भी और बाथरूम भी। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है जैसे कि हाउस, ड्रेन और स्ट्रीट्स सब एक प्लान तरीके से एक ही वक्त पे बनाया गया हो। अब हम बात करते हैं लाइफ इन द सिटी एंड ट्रेड। तो दोस्तों हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में लोग फूड जो उगाते थे, यानी क्रॉप प्रोडक्शन करते थे, वो बार्ले और वीट की जाती थी। वहीं एनिमल्स की कुछ बोन मिली है, जो कि शिप, गोट या पिग से रिलेटेड है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कार्बन के बारे में। कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होती है जिसका यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम या पीरियड बता देते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है और किस हिस्टोरिक पीरियड से उसका रिलेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे लोग कोई भी बिल्डिंग बनाते थे, यानी कि यहाँ पे मज़दूर कोई भी बिल्डिंग बनाते थे तो पहले उसको प्लान करते थे, फिर उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता था। पहले प्लानिंग फिर कंस्ट्रक्शन। रूलर लोगों को दूर दूर किसी मेटल के लिए, किसी प्रीशियस स्टोन के लिए, प्रीशियस स्टोन मतलब जो कोई कीमती पत्थर होता है, जैसे कि नीलम काफ़ी महंगा है, डायमंड काफ़ी महंगा है, इसके लिए दूर दूर लोगों को भेजा करते थे। गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, बीड्स के लिए। हड़प्पा में कुछ स्क्राइब्स भी देखने को मिले हैं। स्क्राइब्स वो जो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखते थे, और इन स्क्राइब्स की मदद से ही सील पे कुछ ना कुछ लिखा जाता था। दोस्तों हम लोग हड़प्पा सील्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप की होती थी। इसमें ज़्यादातर सील्स पे आपको एनिमल ही देखने को मिलेंगे। पकी हुई ईंटें यानी बेक ब्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। यहाँ क्राफ्ट पर्सन भी देखने को मिलेंगे। क्राफ्ट पर्सन मैन, वुमेन कोई भी हो सकता था। इसका मतलब ऑक्यूपेशन, वर्क को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था जेंडर में। वहीं पे कुछ लोग अपने घरों में क्राफ्ट का काम करते थे, कुछ लोग वर्कशॉप में जाके क्राफ्ट का काम करते थे। क्राफ्ट का काम करेंगे हम, कोई भी फिनिश गुड बनाएंगे तो उसके लिए हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। और ये जो क्राफ्ट पर्सन होते थे ये टेराकोटा के टॉयज़ भी बनाते थे, यानी कि एक मिट्टी ले ली, मिट्टी को ठीक से पका दिया तो वो टेराकोटा टॉयज़ बना देते थे पर्टिकुलर शेप के अकॉर्डिंग। वहीं पर ही स्टोन वेट भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसका मतलब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक्यूरेट मेज़रमेंट होती थी, यानी कि नाप तोल से चीज़ें दी जाती थी, खरीदी जाती थी। यहाँ बीड्स भी देखने को मिले हैं, यानी कि कुछ जैसे कि पत्थर हो गए, जैसे क्वार्ट्स, कार्नेलियन, रेडस्टोन। इन पत्थरों में एक
होल कर दिया जाता था और उस होल के थ्रू एक धागा डाल दिया जाता था और वो एक माला बन जाती थी। उसको लोग ज्वेलरी की तरह यूज़ किया करते थे, जैसे आज भी कई महिलाएं पहनती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों के टूल पाए गए हैं, वीपन्स पाए गए हैं, ऑर्नामेंट पाए गए हैं, गहने वगैरह। तो ऑर्नामेंट गोल्ड और सिल्वर के भी पाए गए हैं। तो दोस्तों अगर मेहरगढ़ की बात करें तो वहाँ कॉटन की खेती की जाती थी लगभग आज से 7000 साल पहले। मोहनजोदड़ो में एक स्टोन स्टैचू है जिनको हम बियर्ड प्रिस्ट के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने भी कॉटन के क्लॉथ को लपेटा हुआ है। इसके अलावा हमें स्पिंडल होल भी देखने को मिला है जिससे यार्न बनता है। ये जो क्राफ्ट पर्सन होते थे ये काफ़ी स्पेशलिस्ट पर्सन होते थे। जैसे कि मैंने बताया क्राफ्ट पर्सन में मैन वुमेन दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। तो स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेंड होते हैं, उनकी स्किल हाईली डेवलप्ड होती है। तो वहाँ पे मैंने बताया आपको जैसे कि बीड्स मेकिंग होती थी, यानी कि स्टोन का यूज़ होता था, यानी कि स्टोन कटिंग होगी, प्रॉपर टेक्निक का यूज़ किया जाता था, बीड्स में पॉलिश की जाती थी, सील कर्विंग होती थी। बेसिकली सील्स के अंदर एनिमल्स के फिगर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों फेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फेंस एक मटेरियल होता था जिसको क्राफ्ट पर्सन आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करते थे, यानी कि एक मटेरियल ले लिया और उसमें कोई चिपचिपा सब्सटेंस मिला दिया और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और जैसी हम शेप चाहें वैसी हम शेप में उसको मोल्डिंग कर सकते थे, यानी कि वो वाली शेप हम पा सकते। तो दोस्तों हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो रॉ मटेरियल की तो ज़रूरत होगी। तो बात करते हैं सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसमें अगर प्लांट की बात करें तो वहाँ से हमें कॉटन मिलता था, फार्मर कॉटन का प्रोडक्शन करते थे और उसकी वजह से हमें क्लॉथ मिलता था, मतलब उस टाइम लोगों को क्लॉथ इस तरीके से मिलता था। वहीं पे जो मेटल्स का यूज़ करते थे उसमें कुछ तो हमको इंडिया से मिल जाती थी, लेकिन कुछ हम इंपोर्ट करते थे। जैसे कॉपर की बात करें तो वो हमें राजस्थान की खेतरी माइन है वहाँ से मिल जाता था, लेकिन कुछ कॉपर हम ओमान से इंपोर्ट करते थे। और अगर टिन की बात करें तो टिन हम ईरान, अफ़गानिस्तान दोनों जगहों से इंपोर्ट करते थे। प्रीशियस स्टोन गुजरात से मिल जाता था, गोल्ड कर्नाटक से मिल जाता था। और दोस्तों हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम इंपोर्ट अगर कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के थ्रू तो हमारे उस वक्त भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री या फिर दूसरी सिविलाइजेशन के साथ चलता था और वो बोट के थ्रू होता था। यानी कि हमको ऑलरेडी हम अब जब आगे पढ़ेंगे लोथल में डॉकयार्ड देखने को मिला है, इसका मतलब शिपिंग इंडस्ट्री थी, वहाँ पे शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग होती थी। दोस्तों अब बात करते हैं फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। तो कुछ लोग ऐसे थे जो सिटीज़ से दूर रहते थे, यानी कि हम बोल सकते हैं रूरल एरिया में, है ना, तो कंट्री साइड्स पीपल। तो ये लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते थे और एनिमल रेयरिंग करते थे। तो क्रॉप प्रोडक्शन जब होती थी और एनिमल रेयरिंग करते थे तो वहाँ से जो भी प्रोडक्ट मिलता था ये उसकी सप्लाई सिटीज़ में करते थे और सिटीज़ में रहते थे रूरल लोग, क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स लोग। ठीक है दोस्तों, तो जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता था हमको कैसे पता चला क्रॉप प्रोडक्शन करते थे लोग? क्योंकि हमें प्लो मिले हैं, प्लो और प्लो के ट्वाइस भी मिले हैं। तो इससे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो अंदाज़ा लगा सकते थे। अब दोस्तों हड़प्पा की बात करें तो यहाँ ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती थी, तो इस वजह से कि खेतों में प्रॉपर पानी मिलता जाए, क्रॉप प्रोडक्शन में किसी भी तरह की कोई वाटर डेफिशिएंसी ना हो, इस वजह से इरिगेशन का यूज़ किया जाता था। वाटर को स्टोर कर लिया जाता था और वो ज़रूरत पड़ने पे फील्ड को सप्लाई कर दिया जाता था, खेतों में दे दिया जाता था, जिसकी वजह से फसल को प्रॉपर पानी मिलता था और अच्छी खासी फसल होती थी गर्मियों में के वक्त में। दोस्तों जब एक जगह एनिमल काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे तो वहाँ पे जो भी ग्रासेस होगी, जो भी प्लांट होंगे वो सब खा पी के ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ। फिर उसकी वजह से लोग अपने एनिमल्स के साथ जो एनिमल रीडिंग करते थे उनको किसी दूसरी जगह पे लेके जाया करते थे ग्रास और वाटर की सर्च में। तो अब दोस्तों हम हड़प्पन टाउन के बारे में और ज़्यादा डीपली पढ़ लेते हैं। हम गुजरात में चलेंगे और गुजरात के धोलावीरा और लोथल साइट के बारे में पता लगाएंगे। धोलावीरा की बात करें तो ये खादिर बेल्ट में लोकेटेड है जो रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। यहाँ पे फ्रेश वाटर पाया गया था जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल है। अब दोस्तों धोलावीरा को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया और तीनों को मैसिव वाल से क्लोज कर दिया गया। तीन तरफ से तो बड़ी बड़ी वाल हो गई और एक तरफ से गेटवे हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो सिटी थी, जो धोलावीरा सिटी को जो 3 भागों में डिवाइड किया गया था, ये पूरी कवर हो गई। और दोस्तों
उसके अंदर, उस वाल के अंदर एक लार्ज ओपन एरिया होता था और जो भी लोग वहाँ पे सेटल्ड थे वो एक स्पेशल ओकेशन पे अपना त्यौहार, अपना पर्व सेलिब्रेट करते थे। अब बात करते हैं गुजरात के लोथल की, जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती पे लोकेटेड है, जो कि गल्फ ऑफ खंबात के नियर है। यहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन्स देखने को मिले हैं। यहाँ पे बीड्स या स्टोन मेकिंग वर्क बहुत ज़्यादा होता था, इसको सेंटर माना जाता था। अभी भी दोस्तों यहाँ पे प्रीशियस स्टोन्स या डायमंड का काफ़ी ज़्यादा काम होता है गुजरात में। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोर हाउस भी देखने को मिला है और इसके साथ डॉक यार्ड भी, यानी कि पानी के जहाज़ से जो सामान आता था वो यहाँ पे अनलोड कर दिया जाता था, यानी सामान को उतार लिया जाता था। और दोस्तों लोथल में फायर एल्टार भी मिले हैं, यानी कि जहाँ पे यज्ञ वगैरह करते हैं वो सब चीज़ें। दोस्तों जब सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता था तो उसकी सेफ्टी के लिए हम सील का यूज़ करते थे। उस वक्त मतलब जो हड़प्पा के लोग होते थे वो सील का यूज़ करते थे, तो सील को एज ए स्टंप की तरह यूज़ करते थे। उसके ऊपर एक गिल्ली जो वेट क्ले होती थी वो एज ए स्टंप की तरह यूज़ कर देते थे। मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मैंने वेट क्ले का यूज़ किया, स्टंप लगा दी और वो सामान पैक करके आप तक पहुँच गया। अगर उस क्ले के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है तो वो एज इट इज़ रहेगी, यानी कि वो एज इट इज़ आप तक पहुँच जाएगी। इसका मतलब आप समझ जाओगे कि सामान को किसी ने नहीं खोला, किसी ने इसको अनबॉक्सिंग नहीं की है, तो भी आपका गुड्स है यानी ऑब्जेक्ट है वो सेफली आप तक पहुंच चुका है। उसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं की गई है या कोई भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा नहीं की गई है। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं द मिस्ट्री ऑफ एंड, किस तरीके से एंड हुआ इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ये अब तक मिस्ट्री है। कई अपने अलग अलग स्कॉलर हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है अभी पता नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो आज से 3900 ईयर एगो की बात है जब मेजर चेंजेस आए। उस वक्त जो भी लोग राइटिंग करते थे यानी स्क्राइब्स थे, सीज बनाते थे, प्रॉपर वेटिंग करते थे, तो ये सारी चीज़ वहाँ पे देखने को नहीं मिली। इनका इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया, ना के बराबर। अब मोहनजोदड़ो में जाएं तो वहाँ पे गलियों में देखा कि कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। जो भी इतना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था वो सब टूटा फूटा है। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि यहाँ की जो नदियाँ थी गर्मी की वजह से सूख चुकी थी, लोगों के पास पानी नहीं था, तो इस वजह से हो सकता है वो उन्होंने माइग्रेट किया हो। कुछ लोगों ने बोला डिफॉरेस्टेशन हो गया था। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जंगलों का कटाव, यानी कि पेड़ पौधे तेज़ी से कम हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन होता है यानी कि जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो जंगल की जो क्वांटिटी है, उसका जो एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया, फॉरेस्ट कवर है, वो इंक्रीज़ हो जाना, उसको बोलेंगे एफॉरेस्टेशन। और जब फॉरेस्ट कवर कम हो जाएगा, घटने लगेगा, उसको डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। वहीं कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पे फ्लड आ गई होगी तो लोग बचने के लिए यहाँ से कहीं और चले गए होंगे। तो कुछ लोगों ने बोला कि रूलर का जो कंट्रोल था वो लॉस्ट हो चुका था, ये भी एक रीज़न था। तो दोस्तों सिंध और वेस्ट पंजाब पूरी तरीके से खाली था, लोग वहाँ से ईस्ट और साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। अब देखो दोस्तों, जैसे कि हमने मैप में देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन को, तो उसका जो ईस्ट होगा, अब जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ थी, पंजाब में, हरियाणा में, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान में, गुजरात में। तो इसका ईस्ट क्या हो जाएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। जैसे कि गुजरात के साउथ में आ जाओ, जैसे कि क्या बोलते हैं, साउथ में आओगे तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तो लोग इस तरफ शिफ्ट कर रहे थे। तो दोस्तों अब इसके बाद हम ये इजिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि एक इजिप्ट दोस्तों ये एक ड्राई डेजर्ट है जो कि नाइल रिवर के करीब है। दोस्तों इजिप्ट के जो रूलर थे वो अपनी आर्मी को बहुत दूर दूर भेजते थे कि जाओ हमारे लिए गोल्ड लेकर आओ, सिल्वर लेकर आओ, इवोरी लेकर आओ। इवोरी मतलब जो हाथी के दांत होते हैं, टिम्बर, लकड़ी वगैरह, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब लेकर आओ। तो वहाँ के जो किंग थे उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े टॉम्स बनाए जिनको पैरामिड्स बोलते हैं। और वो जब किंग मर जाते थे उनकी बॉडी को प्रिजर्व इन्हीं पैरामिड्स के अंदर किया जाता था, इनके अंदर गाड़ दिया जाता था, जिनको हम मम्मीज़ बोलते थे। तो मम्मीज़ यही होती है कि जो वहाँ के किंग हुआ करते थे जब वो मर जाते थे तो उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके यहाँ पे रख लिया जाता था पैरामिड्स के अंदर, इन्हीं को मम्मीज़ बोलते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर्स में भी बताया कि पहले के लोगों की ये मानसिकता थी कि जब जो व्यक्ति यहाँ पे मर गया है, जब वो किसी दूसरे दुनिया में जाएगा तो उस दुनिया में भी उसको वो सब चीज़ों की ज़रूरत होगी जो इस दुनिया में है, जैसे कि पानी हो गया, खाना हो गया, और भी ज़रूरी सामान। तो इस वजह से यहाँ जहाँ पे मम्मीज़ को गाड़ा जाता था, रखा जाता था, उसके आसपास भी
काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है, जैसे कि फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वीपन्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। अगले चैप्टर में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।